नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2019 में जो महाविकास आघाड़ी सरकार बनी थी, अब उसका अंत होता हुआ नजर आ रहा है। ये हम बात नहीं कह रहे हैं, ये जो अब मैं आपको जितनी भी बातें आज इस पार्टी में जो इस सरकार में जो हो रही हैं, जब मैं आपको बातें बताऊंगी तो शायद आपको भी लगेगा ये सरकार अब अपने अंत पर है। शुरुआत करते हैं हम संजय राउत के उस लेख से जो सामना में लिखा गया। आज सामना में संजय राउत ने लिखा कि महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं वो एक्चुअल गृह मंत्री नहीं है, वो है एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर, यानी कि वो पहली पसंद नहीं थे और पहली पसंद थे जयंत पाटिल। और जयंत पाटिल को ही ये ऑफर किया गया था कि ये महाराष्ट्र के गृह मंत्री बने, पर जब उन्होंने मना कर दिया तो उसके बाद ये जो पद है ये गृह मंत्री यानी कि अनिल देशमुख को सौंपा गया और ये पद बड़ा गरिमा वाला पद है। तो फिर इसके बाद संजय राउत ने एक और सवाल भी अनिल देशमुख को लेकर उठाया कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं और जब सचिन वाजे इतनी बड़ी बड़ी वसूली कर रहा था तो इस बात की कानों कान खबर क्यों नहीं थी अनिल देशमुख को। तो आपको बता दें कि ये जो अब आपस में तकरार शुरू हो गई है, अभी तक जो शिवसेना अगुवाई कर रही थी, बचाने का प्रयास कर रही थी अनिल देशमुख को, अब वही शिवसेना अनिल देशमुख को लेकर सवाल उठा रही है। और ये जो सवाल आपस में जो इनके एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन जो एक दूसरे के ऊपर लगाना शुरू हो गए हैं, इसका जवाब यानी कि अब एनसीपी की तरफ से भी चेतावनी दे दी गई है शिवसेना के लिए। आज डिप्टी सीएम यानी कि अजीत पवार ने भी कह दिया है कि गठबंधन के लिए इस तरीके के सवाल उठाना सही नहीं है और उन्होंने ये भी कह दिया कि शिव से किसी को भी एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी में खेल खेलने का अधिकार अच्छा नहीं है। ये जो खेल खेला जा रहा है ये खेलना नहीं चाहिए। और यहाँ पर अजीत पवार ने एक और बड़ी नसीहत और चेतावनी दे दी है शिवसेना को। उन्होंने कह दिया है कि एनसीपी में क्या फैसला लिया जाता है और क्या नहीं, इन सारी चीजों का फैसला करते हैं शरद पवार, और कांग्रेस में क्या फैसला लिया जाएगा और क्या नहीं, इस बात का फैसला करती हैं सोनिया गांधी। और यहाँ पर उन्होंने एक टिप्पणी ये भी की कि उद्धव ठाकरे क्या फैसला लेते हैं शिवसेना के लिए वो भी उद्धव ठाकरे जाने। तो आप देख सकते हैं कि शिवसेना और एनसीपी में किस तरीके से तकरार आपस में देखी जा रही है। अभी तक ये जो पार्टियां ये कहती थी कि हमारी सरकार सिर्फ और सिर्फ विकास करने के लिए आई है, और जैसे ही गृह मंत्री का नाम 100 करोड़ रुपए की उगाही के लिए आ गया, दोनों पार्टियां आपस में लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम यहाँ पे कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से भी उद्धव ठाकरे यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने भी ये कह दिया है कि आखिरकार जितने भी मसले महाराष्ट्र में हो रहे हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री अभी तक शांति क्यों बनाए हुए हैं, वो कुछ भी बयान इन सारी चीजों को लेकर क्यों नहीं कह रहे। अब हम आपको ये भी बात बताते हैं कि आप सभी जानते हैं कि अभी अमित शाह यानी कि गृह मंत्री अहमदाबाद में थे और खबरें अभी ये भी आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से ये भी खबरें आ रही हैं कि प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार भी अहमदाबाद में मौजूद थे। तो खबरें ये भी हैं कि क्या ये प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार अमित शाह से मिले थे। तो ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों की भनक, अगर ये बात सच्चाई है इन बातों में, और इन बातों की भनक शिवसेना को लग चुकी है, क्योंकि अगर अब वही खेल दोहराया जा रहा है जो कि 2019 में दोहराया गया था। एक तरफ एनसीपी कांग्रेस से बातें कर रही थी तो दूसरी तरफ बीजेपी से भी बातें की जा रही थी। यहां पर शिवसेना को अपनी सरकार टूटने का डर है, सता रहा है, और इसीलिए गृह मंत्री को लेकर संजय राउत इस तरीके के बयान दे रहे हैं। इस बात में कितनी ज्यादा सच्चाई है कि अहमदाबाद में प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार ने अमित शाह से मीटिंग की है या फिर नहीं की है, ये तो बातें आगे खुलकर सामने आ ही जाएंगी। पर ये जो डर देखा जा रहा है संजय राउत और शिवसेना की आंखों में, वो हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि जब से ये मामला शुरू हुआ है, आज अगर हम पूरे लेख की बात करें जो कि सामना में छापा गया है, इसमें संजय राउत जो सचिन वाजे अभी तक पैसों की उगाही कर रहा था, वसूली कर रहा था, उस बात की अभी तक जांच क्यों नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि इस बात की खबर क्यों नहीं थी गृह मंत्री को। अभी तक जो शिवसेना बचाव कर रही थी और ये कह रही थी कि बीजेपी की तरफ से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, अगर जांच हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये बात तक गृह मंत्री अनिल देशमुख कह चुके हैं। जब अनिल देशमुख को लेकर इतने ज्यादा एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और आज जब एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर को लेकर कह ही दिया है शिवसेना की तरफ से, तो इस बात को लेकर और यहाँ पर अनिल देशमुख ने अपनी तरफ से भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने खुद उद्धव ठाकरे सीएम से कहा था कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस सारी जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है जिसमें हाई कोर्ट के पूर्व जो जज होते हैं वो इस सारे मामले की जांच करेंगे और इसके बाद इसमें कोई फैसला लिया जाएगा। अगर हम फिर से सरकार की बात करें तो सरकार अब पूरी तरीके से खतरे में ही दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ तो एनआईए जांच कर रही है और टीएस की टीम तो पूरी की पूरी
पूरी जांच अब एनआईए के हाथ में कर ही चुकी है और एनआईए के हाथ भी आज काफी ज्यादा सबूत मिले हैं जो कि मीठी नदी से मिले हैं, जो कि सचिन वाजे भी वहां पर मौजूद था। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ एनआईए जांच कर रही है, दूसरी तरफ सरकार से जनता सवाल पूछ रही है और तीसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी में आपस में जो तीन पार्टियों ने मिलकर ये सरकार बनाई है, वही पार्टियां आपस में अब मेल नहीं खा रही हैं। एक दूसरे को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अगर जनता की, महाराष्ट्र की जनता की बात करें तो जो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं वही सवाल जनता भी कर रही है कि आखिरकार वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो किसी भी मामले को लेकर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक तरफ संजय राउत इस तरीके का लेख लिख देते हैं, इससे पहले नाना पटोले कांग्रेस के लिए इस तरीके से लेख लिखे जा रहे थे और कांग्रेस के लिए कहा जा रहा था कि कांग्रेस का यूपीए का अध्यक्ष बदल देना चाहिए। आज संजय राउत ये कहते हैं कि एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र के। तो ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र को जो सरकार टूटने का डर है वो इतना ज्यादा सताने लगा है कि अब जो जितनी भी उनकी साथ देने वाली पार्टियां हैं उन्हीं के ऊपर अब आरोप प्रत्यारोप खेला जा रहा है शिवसेना की तरफ से। जाहिर सी बात है कि डिप्टी सीएम आज अजीत पवार ने इनको सख्त चेतावनी दे दी है और उन्होंने ये कह दिया है कि एनडीए की सरकार में ये जो खेल खेलने की कोशिश की जा रही है ये खेल सही नहीं है। पर देखना होगा आगे के टाइम में ये भी चीजें आ सकती हैं कि जिस तरीके से शरद पवार एक मजे हुए खिलाड़ी हैं और जो चीजें की जा रही हैं कि एक तरफ अमित शाह, अगर ये बात सच्ची है और ये चीजें निकलकर कुछ दिनों में सामने आती हैं कि प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार ने मुलाकात की थी अमित शाह से, तो इन चीजों के पीछे भी काफी बड़ी चीजें हो सकती हैं और शायद ये भी है कि महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो सचमुच खतरे में है। अब बात करते हैं इन सारी चीजों की कि कब से इस सरकार में इस तरीके की अनबन शुरू हुई। अनबन तो शुरुआत से है, जब से सरकार बनी है तब से किसी न किसी चीज को लेकर खींचातान इन तीनों पार्टियों में यानी कि इस पूरी सरकार में चलती रहती है। पहले जो शुरुआत में ये पार्टी बनी थी तो पहले एक मंत्रालयों को लेकर थी कि हमें इतने मंत्रालय या फिर इतने मंत्रालय, और उसके बाद जैसे जैसे चीजें सरकार का समय हुआ, अब 1.5 साल होने चला है सरकार को और अब जैसे तरीके की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं कि अब सचिन वाजे का केस जब निकल कर आया, तो जब सचिन वाजे को लेकर जब सच्चाई निकल कर सामने आई, लोगों का कहना था कि जब मनसुख हिरेन की वाइफ यानी कि विमला हिरेन ने आरोप लगाया था कि सचिन वाजे ने ही मेरे पति की हत्या की है, तो उस टाइम पे संजय राउत ही ऐसे एक व्यक्ति थे इस सरकार में से जिन्होंने सचिन वाजे की अगुवाई की थी और उन्होंने कहा था कि नहीं, सचिन वाजे तो काफी ज्यादा अच्छे एक सब इंस्पेक्टर हैं और क्राइम ब्रांच में काम करते हुए एक इंस्पेक्टर हैं, उनके ऊपर तो हम इस तरीके के एलिगेशन लगा ही नहीं सकते। पर जब एनआईए ने ये सारी चीजें पुख्ता कर दी तो उसके बाद संजय राउत ने इन सारी चीजों को लेकर कोई भी बयानबाजी नहीं की। और अगर हम फिर से इस जो सामना में जो लेख लिखा गया है इसकी बात करें तो यहाँ पर भी जो सवाल पूछे गए इसमें संजय राउत ने ये तक कह दिया कि जो आईपीएस अफसर हैं उनसे पंगा लेकर गलत कर दिया है वहां के होम मिनिस्टर ने। मतलब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो पूरी दुनिया, क्या पूरा भारत भी ये बात जानता है कि सचिन वाजे हो या फिर परमवीर सिंह, उनकी किस तरीके से अगुवाई करती आ रही है शिवसेना। एनसीपी है जो कि होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को लेकर उन्हें बचाने का काम कर रही है। एक तरफ शरद पवार हैं जो कि गृह मंत्री को बचाने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ शिवसेना है जो अभी तक परमवीर सिंह और सचिन वाजे के लिए बैटिंग करती हुई नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार में जिस तरीके से झोल झपाटे से ये सरकार बनाई गई थी 2019 में और काफी सारा समय लग गया था इस सरकार को बनाने के लिए, पर अब जिस तरीके के हालात इस सरकार में देखे जा रहे हैं वो ऐसा लगता है कि शायद आने वाले टाइम में ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, क्योंकि जिन मंसूबों से ये सरकार बनाई गई थी वो मंसूबे शायद अब पार्टियों के भी पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि अगर हम एक तरफ होम मिनिस्टर की भी बात करें तो होम मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, आईपीएस अफसर उन लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए की उगाही की जा रही है। करप्शन है जो इस पार्टी सरकार में से निकल कर आए हैं, इसीलिए इन सारी पार्टी में आपस में अनबन बनी रहती है। और रही संजय राउत की बात, तो संजय राउत चाहे तो फिर उनकी सहयोगी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, उसको लेकर वो इसी तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं। अब खैर देखना ये होगा कि ये किस तरीके से ये जो 3 पैरों वाली सरकार है ये कितने दिन तक चल पाएगी, क्योंकि जो आरोप प्रत्यारोप ये एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं इससे तो ये जग जाहिर होता है कि ये एक दूसरे का सपोर्ट नहीं, ये सिर्फ
और सिर्फ अपनी जेबें भरना चाहते हैं और जिसको लग रहा है कि मेरी जेब में कम पैसा आया वही दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है। और यहाँ पे अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के नेता राम कदम की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, बार बार उनकी तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब इतनी सारी चीजें सामने आ चुकी हैं तो अनिल देशमुख से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा। आप थोड़ी सी आपको लेटेस्ट भी न्यूज बताते हैं कि आज सचिन वाजे से ये सारी चीजें शुरू हुई थी, एंटीलिया मामले से ये सारी चीजें शुरू हुई थी, अंबानी के घर के सामने जो स्कॉर्पियो मिली थी उसके बाद तमाम तरीके की चीजें निकलकर सामने आई। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद बड़े बड़े सबूत निकलकर सामने आए, बड़ी बड़ी चीजें उसने भी उगली और आज सामने ये आया कि जब सचिन वाजे को उसी नदी के पास ले जाया गया जहां पर मानसुख हिरेन का शव मिला था, तो उसी मीठी नदी से कई और भी ज्यादा चीजें निकली हैं जिसमें लैपटॉप भी निकला है और गाड़ी की 2 प्लेट नंबर्स भी निकले हैं। तो आप देख सकते हैं और जितनी भी चीजें अब इस केस से निकलकर सामने आई हैं, जनता का सिर्फ एक ही सवाल है कि महाराष्ट्र में ये सरकार जो है वो महाराष्ट्र में शासन करने के लायक नहीं है और जनता की तरफ से तमाम बार सिर्फ एक ही चीज उठ रही है कि आखिरकार अनिल देशमुख से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जाता। आप देख ही रहे हैं कि जब भी कोई सरकार या फिर कोई व्यक्ति अनिल देशमुख को लेकर सवाल उठाता है तो एनसीपी उससे हमेशा ही सख्त रवैया करके जवाब देती है। पहले जब जनता की तरफ से सवाल उठ रहा था या फिर प्रेस मीडिया की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे अनिल देशमुख को लेकर, तो उस टाइम पे शरद पवार सामने आ गए थे और उन्होंने कहा था कि इस तरीके के आरोप लगाना गलत है। और जब आज संजय राउत की तरफ से तमाम तरीके की चीजें कही जाती हैं, एक सामना में इतना बड़ा लेख लिख दिया जाता है और जिसमें यह तक कह दिया जाता है कि होम मिनिस्टर एक एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर है, इसके बाद एनसीपी के तमाम नेता निकलकर सामने आ जाते हैं, चाहे फिर वो डिप्टी सीएम अजीत पवार हो या फिर नवाब मलिक हो। नवाब मलिक ने तो ये तक कह दिया कि जो भी चीजें सामना में लिखी गई हैं वो बेबुनियाद हैं, क्योंकि एक ऐसा नेता जिसको 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस हो उसको लेकर इस तरीके की बातें शिवसेना को नहीं करनी चाहिए। पर जहां शिवसेना और संजय राउत को अपनी पार्टी और अपनी सत्ता जाने का डर है और जो मीटिंग अहमदाबाद में हुई उसकी जो खबरें अभी आ रही हैं वो उसकी सत्य कितना है वो चीजें सामने आके पता चलेंगी। पर ऐसा लग रहा है कि शिवसेना के कानों में कुछ ना कुछ चीजें जा चुकी हैं, इसीलिए 48 घंटों में संजय राउत के जो बोल थे वो पूरी तरीके से बदल गए, क्योंकि पहले ये अगुवाई कर रहे थे, पहले ये बीजेपी की तरफ एलिगेशन लगा रहे थे, अब वही संजय राउत वहां के होम मिनिस्टर को लेकर सवाल उठा रहे हैं।